ये आर्टिकल ध्यान से सुनना, आप फिर से इलेक्शन कमीशन को लेके आ चुका है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपने एक दिन पढ़ा था अबाउट राइट टू वोट कि आर्टिकल 326 होता है, वोटिंग अभी भी स्टैट्यूटरी है। यहाँ पे एक पंगा पड़ रखा है सिटीजनशिप को कैसे प्रूव करें, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा एक सर्टिफिकेट नहीं है जो आपकी सिटीजनशिप को बता पाता है कि आप पक्का से इंडिया के सिटीजन हो। तो आप बोले ये देखो मेरा पासपोर्ट, ये देखो मेरा, कहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं तो वो, हाँ अच्छा बोनाफाइड तो बहुत दूर हो गया नीतीश, वो तो कहीं डॉक्यूमेंट में जाके होगा ना तब दिखाएंगे। पर वैसे कार्ड्स की अगर बात करें, यही कहीं तो आधार कार्ड भी दिखा देते हैं, देखो आधार कार्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास कोई भी एक कार्ड ऐसा अवेलेबल नहीं है जो हमारी सिटीजनशिप को प्रूव करता है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो फिर कैसे हम प्रूव करेंगे कि हम इंडिया के सिटीजन हैं? तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे रिक्वायर्ड होते हैं, या उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आपको प्रूव किया जाएगा कि आप सिटीजन हो इंडिया के। जो तो इलीगल तरीके से आए थे, बाद में उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, वो तो केस ही अलग हो गया। उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, प्रॉपर कंट्री का नाम लिखा होगा, क्यों आए थे, शायद हो सकता है उनकी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी तो उस वजह से आगे थे, वो रीजन अलग है। बट जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत पहले से, उनके पास कोई कार्ड भी नहीं है, तो आप इंडियन सिटीजन आप कैसे बोलोगे आप खुद को कि हाँ हम इंडियन सिटीजन हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रही हूँ इस टॉपिक को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR सर इतनी बार कंडक्ट करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब भी इलेक्शन आते हैं, आपने देखा होगा जब आप वोट डालने जाते हो आपको एक रिसीट दी होती है, उसके ऊपर आपकी डिटेलिंग होती है, सब कुछ लिखा होता है कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कौन सा पोलिंग बूथ आपका रहेगा। क्योंकि एक ही जगह में आप देखोगे मल्टीपल स्कूल्स होते हैं जिनको डिसाइड करा होता है कि आप वोट डालने के लिए जा सकते हैं, तो पोलिंग बूथ नंबर जो होगा वो भी उसके ऊपर लिखा रहता है, आपका वोटर ID नंबर, वो सारी डिटेलिंग वहां पे दे दी होती है। पर वो जो आपका वोटर ID कार्ड है वो भी आपका सिटीजन का प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि आप सिटीजन हो? वो बिल्कुल लास्ट का सेगमेंट रहेगा। पहले आर्टिकल को देखो, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज नई ऐड करी है, वो है पेरेंट्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिटेल। मतलब मान लो एक सिचुएशन बनाते हैं, यहाँ पे आज भूमिका को उठा लेते हैं, भूमिका होगी 18 साल की। अब यहाँ पे 18 साल होते शादी नहीं होगी, यहाँ पे होगा कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, जो कहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल 326 बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपके पास वोट का अधिकार है। वहां भी ये लिखा है सिटीजन वोट, ये नहीं लिखा हुआ है, ये निकल गया उसका ड्रॉबैक, उसको साइडलाइन कर देंगे अभी के लिए। वहां लिखा है राइट टू वोट, आर्टिकल 326, कि आपके पास अब अधिकार है, आप वोट डाल सकते हो, आप 18 साल के हो गए हो, ये मैटर नहीं करेगा आपका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कुछ मैटर नहीं करेगा, आप जाइए आप वोट डालिए, क्योंकि आपको अब एलिजिबल बना दिया गया है, क्योंकि आप 18 साल के हो चुके हो। प्रोसीजर क्या, ये भूमिका एलिजिबल है वोट डालने के लिए? वो कहां से उठाया जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसमें सारी डिटेलिंग है कि इसको कैसे बोलेंगे, ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, कि ये यहीं पे रही है और यहीं की मेंबर है, तो वो सारा कहां पे देखा जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगा, तो उनका प्रोसीजर कहां पे लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये स्टोरी थी थोड़ी सी पुरानी। अब जो नई चीज ऐड करी है, ये इलेक्टोरल रोल में जब मैंने देखना था कि ये भूमिका क्या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, तो मैंने इसी की डिटेलिंग चेक करी। अब मैं इसे सीधा पूछूंगी, क्या आपके पेरेंट्स लास्ट टाइम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर एनरोल हुए थे? मतलब पेरेंट्स के ऊपर आ गया, अगर वो हुए थे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की लड़की है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो ये चीज इलेक्शन कमीशन ने ऐड कर दी यहाँ पे। सेगमेंट ऐड जो किया वो लग गया आपको पता? ध्यान से सुनना दोबारा से। इलेक्शन कमीशन ने जो पेरेंट का SIR डिटेल ऐड करा है इस बार, जो भी नया, अब यहाँ पे एक फॉर्म लिखा है, फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 की अगर बात करूं, कुछ ऐसा जैसा दिखता है, ये डिटेल्स पूछी होती हैं आपसे, वही आपने यहाँ पे फिलअप करनी होती है। अब ये ऑनलाइन भी आता है,
जिसको बोलते हो आप ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक तरह से पोर्टल सिस्टम है, जिसके ऊपर जाके अगर आपको फॉर्म 6 का प्रिंट लेके नहीं फिलअप करना तो आप उसको भी भर सकते हो। अब ये जो फॉर्म नंबर 6 है ना, ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी ऑर्डर, किसी रूल, किसी एक्ट के अंडर इसको लिखा हुआ है। वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। इसके अंदर मेंशन है किसका, फॉर्म नंबर 6 का, कि इसको फिलअप करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या हुई, ये जो पेरेंट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का डिटेल है ना, ये ऑनलाइन वाले पोर्टल में तो ऐड कर दिया, पर ये जो स्टैट्यूटरी बाय लॉ हमें यहाँ पे फॉर्म दे रखा है फॉर्म नंबर 6, इसके अंदर ये फीचर एडेड नहीं है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। आपके पास दो ऑप्शन है आजकल, आपने ऑफलाइन भरना है ऑफलाइन भर लो, ऑनलाइन भरना है ऑनलाइन भर लो। ऑनलाइन वालों के लिए ये फीचर एडेड है कि पेरेंट्स का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिटेल था वो आप ऐड कर सकते हैं, पर ये जो स्टैट्यूटरी जो बाय लॉ हमको फॉर्म दे रखा है, जो प्रिंट फॉर्म में आता है, उसमें ये अपडेट्स नहीं हुए। पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट तो यही बन गया कि अगर किसी ने ऑफलाइन भरा तो फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, वो नहीं बताएंगे अपने पेरेंट्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और क्या वो जो आपने ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है वो क्या लॉ के सरपास कर जाएगा, मतलब लॉ से ऊपर है, जो स्टैट्यूट के थ्रू आपने फॉर्म नंबर 6 लाया हुआ है क्या उसको वो सरपास कर जाएगा, दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल 1960, फर्स्ट टाइम वोटर जो होंगे एनरोल करेंगे इलेक्टोरल रोल के ऊपर, वो ECI नेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मतलब फिजिकल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। यहां तक बताओ स्टोरी क्लियर, क्योंकि नहीं तो आगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ इतना सा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल था, आपसे आपकी डिटेलिंग पूछी जानी थी, जैसे भूमिका से डिटेलिंग पूछी कि आप यहीं पे रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो, क्या आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे रहे थे। पहले मैं इसके ऊपर फोकस कर रही थी, अब मैंने सीधा पहले ही सवाल पूछा, भूमिका से नाम भी नहीं पूछा, चलो पूछ लिया भूमिका। भूमिका ने बोला माय नेम इज भूमिका। भूमिका ने बताया कि हाँ मेरे पिछली बार जब वोट हुए थे तो मेरे पेरेंट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंडर आए थे, मतलब जब डिटेलिंग लेने के लिए आए थे तो मैंने देखा, तो इसने यस बोल दिया। तो ये वाला जो फीचर है ना पेरेंट्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डिटेल, ये सिर्फ ऑनलाइन वाले फॉर्मेट में एडेड है, इस फॉर्म के अंदर एडेड नहीं है। तो मतलब स्टैट्यूट यानी कि लॉ के जरिए कौन सा फॉर्म मिलता है, फॉर्म नंबर 6, ये वाला फिजिकल फॉर्मेट, पर इसमें एडेड नहीं है। ये सिर्फ किसमें ऐड करा, ECI नेट के ऊपर। अब ECI नेट देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। अब होता क्या है, कई बार ना आपके पास जब मल्टीपल एप्लीकेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल इतने सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, सारे मेरे को व्हाट्सएप पे PDF बना के दे रहे हैं, और मैं कंफ्यूज होगी क्योंकि एक ही ईशा नाम की बहुत सारी लड़कियां, नैन्सी नाम की बहुत सारी लड़कियां, मैंने किसी की फाइल किसी को भेज दी, गड़बड़ होगी मुझसे। तो हमने क्या किया, एक पोर्टल बना लिया, पोर्टल पे ही सारे टेस्ट शीट अपनी अपलोड करेंगे, आपको अपनी आईडी दे दी गई है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैसे ही 40 एग्जिस्टिंग मोबाइल और वेब एप्लीकेशन थे जिनके थ्रू आप इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर कर सकते थे खुद को कि मैं हाँ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूं और मेरे को वोट डालना है। पर अब क्या किया, ECI नेट एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंटरफेस बना दिया गया, जिसमें बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही ये नेटवर्क रहेगा, जिसमें बोला कि जितनी भी एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन है या वेबसाइट्स हैं उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एक ही जगह पे, दैट इज ECI नेट। तो वो जो पेरेंट्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का डिटेल है वो सिर्फ किस पे एडेड है, इस ECI नेट के ऊपर। वो जो फिजिकल फॉर्मेट है उसके अंदर वो फीचर एडेड नहीं है। और स्टैट्यूट के जरिए क्या मिला हुआ है अपने को, वो फॉर्म मिला है फॉर्म नंबर 6। यहां से कंट्रोवर्सी इसकी इमर्ज करी, नंबर 1। नंबर 2, किस लिए डिजाइन करा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन बेस्ड जितना भी प्रोसीजर है वो इजी हो सके, और जो इलेक्शन ऑफिशियल्स की डिटेलिंग है वो यहाँ पे अपने को क्लियर रहे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब कुछ डिटेल कहाँ पे आ गई, ECI नेट के ऊपर। तो सिंप्लीफाई कर दिया है एक्सेस को इलेक्टोरल सिस्टम की, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि डिफरेंट लॉगिन से कई बार क्या होता है 2 बार रजिस्टर हो गया, किसी ने 2 नंबर से ट्राई कर लिया कि लॉगिन हो जाता, तो वो सारा कहाँ पे ऐड कर दिया, एक ही पोर्टल के ऊपर, दैट इज ECI नेट। रियल टाइम एक्सेस रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि ये डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है। डुप्लीकेसी अगर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो वहां से डुप्लीकेसी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा, और साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आ रही है, वहां पे रोबस्ट ट्रायल्स हो सकेंगे, प्रोटोकॉल हो सकेंगे, यानी कि उन प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जाएगा। की फीचर क्या है इसके, तो एक ही प्लेटफॉर्म है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे 40 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन है, जैसे वोटर हेल्पलाइन है, सी विजिल है, सुविधा 2.0, सक्षम है, KYC ऐप है, ये भी कुछ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, देख लेना। ये एग्जांपल दिए जस्ट आपको कि ये मल्टीपल पहले प्लेटफॉर्म थे, अब इन सभी को एक ही जगह पे डाल दिया, दैट इज ECI नेट के ऊपर। सिंगल साइन ऑन है, मतलब आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे लॉगिन कर सकते हो, ECI नेट। क्रॉस डिवाइस कंपैटिबिलिटी है, फोन है तो फोन पे कर लो, लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर कर लो। इसके बाद मॉडर्न यूजर इंटरफेस है, ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे जब आप ECI नेट के ऊपर विजिट करें। एक बार ना जब भी ऐसे पोर्टल वगैरह पढ़ते हो उनको विजिट कर लिया करो, ECI नेट सर्च करना, बढ़िया लोगो बना हुआ है, क्लिक करोगे काफी कलरफुल आपको दिखाई देगा, अभी नहीं क्लास के बाद। डेटा इंटीग्रिटी
अश्योरेंस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क उठा कि डेटा की इंटीग्रिटी उसको तो अश्योर आपने कर दिया, पर डिस्क्रिपेंसी के केस में तो आपको किसको प्रिवेल करवाना पड़ेगा? जो लॉ में लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी। यहाँ पे तो आपने वो हर्डल रिमूव करा कि मल्टीपल लॉगिन करने पड़ रहे थे, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक पोर्टल बना लिया। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जो प्रिवेल करेगा वो कौन करेगा? वो स्टैट्यूटरी फॉर्म ही प्रिवेल करेगा। और स्टैट्यूटरी फॉर्म कौन सा था? ये वाला। पर इसके अंदर पेरेंट्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डिटेल के बारे में मेंशन नहीं करा गया है। लग गया मतलब डिफरेंस हुआ क्या है यहाँ पे? ईसीआई नेट के ऊपर है, मतलब ऑनलाइन आपने रजिस्टर करा वहां पे आएगा, पर अभी भी मेजर चंक ऑफलाइन में ही बिलीव करता है, तो उनके केस में वो नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे वही चीज ऐड करी गई कि डेटा इंटीग्रिटी इंश्योरेंस, डेटा तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, पर कभी भी अगर डिस्क्रिपेंसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कौन सा फॉर्म प्रिवेल करेगा? तो स्टैट्यूटरी फॉर्म। तो जिसने ऑनलाइन रजिस्टर करा उसको तो आगे कि आप अपने पेरेंट्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बताओ कि उन्होंने एनरोल करा था लास्ट टाइम या नहीं, उन्होंने तो यस नो कर दी, तो उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू करी थी सबमिशन। पर प्रिवेल क्या करना चाहिए था? स्टैट्यूटरी फॉर्म, फॉर्म नंबर 6 जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बना हुआ है अभी के लिए। बाकी नेक्स्ट इज चेंज क्यों करा? तो ऑनलाइन फॉर्म 6 ही है, पर ऑनलाइन वाले वर्जन की बात कर रहे हैं। और उसमें एक चीज ऐड कर दी, दैट इज डिक्लेरेशन फॉर्म। जो एप्लीकेंट होगा वो अपने पेरेंट्स का लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में डिटेलिंग ऐड कर सकता है। अगर उसने यस कर दिया कि हाँ पिछले एसआईआर के अंदर हमारे पेरेंट्स इंक्लूडेड थे, तो उसमें क्या होगा, असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर था वो भी ऐड करा जाएगा, पोलिंग बूथ नंबर क्या था वो भी लिखना पड़ेगा, देन सीरियल नंबर क्या था ईदर पेरेंट का इन लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीरियल नंबर भी आते हैं कि आपने 180 नंबर, मुझे इसलिए याद है इतने पे मेरी टर्न थी, आप पहले भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर सीरियल नंबर आपको जैसे लिस्ट बनती है उसके हिसाब से दे दी जाती है, तो वो एक पेरेंट का लिखना पड़ेगा। अब कई बार क्या होगा, पहले तो यस किया था, पर जरूरी थोड़ी है सब कुछ याद रहे, शायद सीरियल नंबर नहीं है, वो रिसीट रखता ही कौन है, जब यूज कर ली तो सबसे पहले तो उसी को डस्टबिन में फेंक के आते हैं मैक्सिमम, तो हो सकता है ये डिटेल अपने पास नहीं हो। बट यहाँ पे ये चीज कंसर्न नहीं है, यहाँ पे मेन जो कंसर्न है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कि आपने ऑनलाइन वाले पे ऐड कर दिया, बट जो एक्चुअल में स्टैट्यूट के जरिए आपको फॉर्म नंबर 6 मिला हुआ है फिजिकल फॉर्मेट के अंदर, उसमें ये अपडेट नहीं करा गया है। ये अपडेट, ये अमेंड कौन करने वाला था? गवर्नमेंट ने पहले अमेंड करना था इसको, तभी आप इसकी एडिशन कर सकते थे। एंड एपिक नंबर मतलब ऊपर में से अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है तो एपिक नंबर हो गया, पेरेंट्स का नेम हो गया, तो ये एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ये चीजें तो अवेलेबल होती हैं। अगर ऊपर वाली नहीं भी है ये तो अवेलेबल होगी। वोटर आईडी कार्ड निकाला फटाफट से, वो जो एपिक नंबर होता है इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, उसके बारे में डिटेलिंग दे दी। बाकी ये सिग्निफिकेंस आई थिंक आपको क्लियर है। अगर इसका मोटिव देखें कि क्यों ऐड करा गया, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए ईसीआई नेट का अगर पर्पस देखें, और उसमें भी हमने क्या देखा कि पेरेंट्स का ही एसआईआर इंक्लूड कर लेते हैं, तो सिटीजनशिप वाली प्रॉब्लम ही नहीं बची कि मतलब ठीक है पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं, तो बच्चा भी यहाँ पे एलिजिबल है, उम्र तो हो ही गई है उसकी 18 साल, आर्टिकल 326 के हिसाब से वो एलिजिबल है, वो राइट टू वोट के अंडर काउंट किया जाता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये जो ईसीआई नेट पोर्टल है इसमें अमेंडमेंट के जरिए एडिशन, जो फॉर्म नंबर 6 ऑफलाइन वाला है उसमें अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ऐड करेगी कि हाँ जी इस रूल के अंदर हम चाहते हैं फॉर्म नंबर 6 के अंदर क्या एडिशन करी जाए कि पेरेंट का सर जो या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसकी डिटेल भी ऐड करी जा सकती है, मतलब वो ऐड करना पड़ेगा कॉलम। अगर आपने फॉर्म को ध्यान से देखा तो ये देखो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं डिजिट लिखने के लिए, टिक मार्क करने के लिए, तो सारा कुछ बना हुआ है, तो इसमें एक और बॉक्स ऐड हो जाएगा जिसमें ये डिटेलिंग ऐड होंगी जो आपने देखी कि पेरेंट्स का अगर वो पिछले रिवीजन के अंदर इन्वॉल्व थे तो उसमें असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर क्या था, पोलिंग बूथ नंबर क्या था, या फिर सीरियल नंबर क्या था। अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एटलीस्ट पेरेंट का नेम और एपिक नंबर तो आप बता ही सकते हो। फिर वो रिपोजिटरी जो होगी ईसीआई नेट, उसमें ऑलरेडी डेटा गिवन होगा, वो मैच कर लेगा कि हाँ जी पिछली बार इन्होंने वोट डाला हुआ था। तो ये तो प्रोसेस को इजी करने के लिए ही ऐड करा गया था। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, अभी तो ये सारे स्टेट्स और यूटीज में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और पहले अगर देखें तो सर बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये अलाउ करी गई थी कि पेरेंट्स का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। करंट स्टेटस अब देखें अगर तो 10 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद अभी 19 स्टेट्स और यूटीज में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर आने वाले टाइम में यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगा। असम में अभी के लिए अवॉइडेड है, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, पहले उसका कंप्लीशन होगा पूरा डेटा सर्वे, उसके बाद जाके वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐड होगा, क्योंकि असम की अपनी प्रॉब्लम्स थी, बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आ जाते हैं तो उनके रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी तो चलो इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, पर असम अभी के लिए इंक्लूडेड नहीं है। लीगल प्रोविजन आर्टिकल 326 वो बोल रहा है 18 साल के हो गए हो बस आप राइट टू वोट के अंडर आ चुके हो। फॉर्म नंबर 6, अब देखो यहाँ पे आपसे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांगता कभी भी, यहाँ पे मांगते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसे आपने कॉलेज में कोई हॉस्टल में रहा है,
वहां पे आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया जाता है कि मैं रैगिंग नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, बोला जाता है ना। अगर मैंने किया तो आगे क्या लिखा होता है, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहती है फॉर्म नंबर 6 के अंदर। आपके पास सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, आप बोलोगे कि मैं खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं सिटीजन हूं इंडिया का, और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो मुझे पनिशमेंट दी जाए। तो यहाँ पे भी सेल्फ डिक्लेरेशन ही रहती है। हो रहा है जो डाल रहा है, तभी बोला कि पेरेंट्स की, अभी रुको, इसके लिए ना आपको सिटीजनशिप तक आना पड़ेगा कि हमारे पास प्रूफ क्या है सिटीजनशिप का। वो एक बार आप देख लोगे तो आपको ये आंसर खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। ये सुनना ध्यान से। अब बोला फाइन भी लग सकता है 1 साल के लिए, जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, जेल भी और ऊपर से फाइन भी पे करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में इलेक्टोरल रूल की डिटेलिंग दे रखी है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आपको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इंक्लूड करा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स बड़े सारे लगते हैं, आप फॉर्म भी फिल करते हो, बड़े सारे डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर लगते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। एंड आज के टाइम पे बोलते हैं कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाना पड़ता था कि वो साइन करके दे देंगे। वो भी एक प्रूफ ही हुआ कि काफी टाइम से ये बच्चा यहीं पे रह रहा है, स्कूल से पढ़ाई करिए। याद है आपके टाइम पे हुए हैं ऐसे फॉर्म? पहले हमारे टाइम पे होता था ये, जैसे नीट वगैरह का पेपर आता था या वेटनरी का पेपर होता था, तो उस टाइम पे ना वो बोलते थे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं थी, किसी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से आपको, हाँ यस आ गई याद, चलो। तो उसके लिए आपको अटेस्ट करवाने के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था या नियर बाय जो भी ऑफिस था, क्योंकि उनको माना गया है कि ये एक्चुअल में अथॉरिटी है, ऑफिसर है, इनको पता ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देंगे। पर उसके बाद क्या बोला, सेल्फ अटेस्टेशन, आपने फोटो लगा दिया, अपने सिग्नेचर उसके ऊपर कर दो। सेल्फ अटेस्ट क्यों करवाया? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले रहे हो कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट हुई तो मेरे को पनिशमेंट दी जाए। फिर आपने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की ले ली। तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th का सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बर्थ डेट कहीं पे भी मैच करी जाती है अगर कहाँ से करते हैं, क्लास 10th के ही करते हैं यूज करके, क्योंकि 10वीं तक तो पढ़ ही लिए होते हैं, और 10वीं ना करी हो, 8वीं तक की पढ़े हो तो उसके बाद वो वैसे एलिजिबल नहीं होते, तो जरूरत ही नहीं पड़ती सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो और पासपोर्ट हो गया। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जब आप अपने प्रूफ्स पेश करोगे, पर इनमें से एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको सिटीजन बताता है इंडिया का। पासपोर्ट तो फर्जी भी बना लेते हैं लोग, बाद में पकड़े जाते हैं, फ्रॉड पकड़ा जाता है, बट फर्जी बन तो गया, तो मतलब वो सिटीजन तो नहीं हुए। अब यहाँ पे आते हैं कि कैसे प्रूव करोगे आप फिर कि आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं। तो नंबर 1, इंडियन पासपोर्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस माना जाता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, पर ये सिटीजन कार्ड नहीं है कि आपको प्रूव कर दे कि आप इंडिया के ही सिटीजन हो। ध्यान से सुनना, ये एविडेंस माना जाता है। अभी कईयों का तो बना ही नहीं होगा पासपोर्ट, कितनों का बन गया है? मेरा भी नहीं है, मैं ऐसे कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है, फिर भी हम इंडियन सिटीजन है। पर ये क्या लिया गया, एक डॉक्यूमेंट लिया गया जहां पे आपकी डिटेलिंग चेक होगी कि हाँ ये काफी टाइम से यहीं पे रह रहा है, ठीक है। नंबर 1 लिखा होता है ना उसके ऊपर, सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे करके लिखा होता है। तो पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, पर वो कार्ड नहीं है कि आप सिटीजन हो। जैसे मेरे पास नहीं है, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं है इंडिया के सिटीजन, है ना, ये चीज प्रूव नहीं हुई। तो ये एविडेंस है नंबर 1 चीज। किस एक्ट के तहत? तो पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, और ये उन्हीं को इशू किया जाएगा जो एक्चुअल में इंडिया के सिटीजन है। पर ये जरूरी नहीं है कि सबके पास होगा, तो ये सिर्फ एविडेंस है, ये इंडियन सिटीजनशिप का पूरा एक प्रूफ नहीं है कि हाँ आप इंडिया के सिटीजन हो, क्योंकि एक चंक ने बोला कि हमारे पास नहीं है पासपोर्ट, तो ये एविडेंस की तरह काउंट होगा। नंबर 2, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये सिर्फ उन लोगों को मिला होगा कि कई बार क्या हो जाता है, किसी की कंट्री में वॉर शुरू होगी तो उन्होंने रिफ्यूज ले लिया दूसरी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में वॉर चली हुई थी तो हम दूसरी सेफ कंट्री में चले गए, तो वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको बोला जाएगा कि आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसी कंट्री में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वो रह लिए, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू कि अब आप क्या हो, सिटीजन हो। तो उनके पास तो कार्ड है, कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर क्या लिखा है, क्यों आए थे इस कंट्री के अंदर, क्या रीजन रहे इनकी कंट्री में, और उसके बेसिस पे हम इनको अंडर रजिस्ट्रेशन यहाँ का सिटीजन अनाउंस करते हैं। कार्ड नहीं लिखा अभी भी, ये बोला कि सिटीजन अनाउंस करते हैं। सेकंड बोला नेचुरलाइजेशन, कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा था, अब अचानक से इंटरेस्ट जागा कि नहीं इंडिया के अंदर रहना है, उसको भी कुछ प्रेस्क्राइब लिमिट्स होंगी जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको भी क्या बोल दिया जाएगा कि ये इंडिया के सिटीजन है। अभी भी सर्टिफिकेट दिया गया, ये नहीं बोला गया कि ये कार्ड है, ये सिटीजनशिप का कार्ड है, ठीक है। ये मेथड आगे जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर इंक्लूड करे गए थे। बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप, आपके बर्थ सर्टिफिकेट बने होते हैं, देन उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, आपके पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, एक लीनियज चल पड़ती है। फिर जब आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हो, अपने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो उनके पेरेंट्स का नाम वहां पे लिखा होगा, वो लाइन चल पड़ी, तो वहां से क्या दिखा कि हाँ इंडिया के अंदर पढ़ाई चल रही है इतने लंबे अर्जे से, तो उसको भी क्या मान लिया गया, एविडेंस कि आप इंडिया में काफी टाइम से रहे हो। तो एविडेंस है यहाँ पे
कार्ड नहीं है आपको गिवन कि ये सिटीजनशिप का कार्ड है। जैसे पासपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस तो है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिया जाता है, पर वहां पे जरूरी नहीं है कि सारे सिटीजन्स के पास पासपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो। आफ्टर दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या हो सकते हैं? स्कूल का रिकॉर्ड आ गया, आप डिफरेंट स्कूल्स में स्विच कर रहे हो बट विद इन इंडिया ही कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के डॉक्स देखे गए उसमें भी विद इन इंडिया ही थे, तो मतलब इंडिया के सिटीजन हो। अभी मैंने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड एनआरआईज की बात नहीं करी, वो तो सिचुएशन ही अलग होगी। यहाँ पे तो फाइट ही अभी किसके लिए चल रही है? इंडियन सिटीजनशिप के लिए। नेक्स्ट इज, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, या सारे नहीं चाहिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें से अवेलेबल होने चाहिए जो क्या इंडिकेट कर देता है कि हाँ जी आप इंडियन सिटीजन ही हो। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ नहीं है कि आप सिटीजन हो? क्योंकि वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी बन जाता है, इलेक्शन के टाइम पे अचानक से बनने शुरू होते हैं, ठीक? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ना तो आपका आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटर आईडी, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड, इनमें से कोई भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। जो पीछे आपने सारे देखे उनका यहाँ पे जैसे ये लिखा है, नो क्यों लिखा? कि कभी ऐसे आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है पासपोर्ट, पर वो इंडियन सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है, ठीक है? तो ये डिफरेंस क्लियर रखना दिमाग के अंदर, वो एविडेंसेस हैं वो क्लियर नहीं है। अभी जैसे मुझे अगर अपना आधार कार्ड अपडेट करना है पर ड्यू टू सर्टेन रीजन वो हो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये होता फिर तो आधार कार्ड के बेसिस पे अगर मैं सिटीजनशिप होती हो तो फर्जी हो गया, क्योंकि आपकी तो डिटेल ही नहीं अपडेट हो पा रही है। तो मतलब ये सारे ही आप क्या देख रहे हो? ये सिटीजनशिप के कार्ड्स नहीं है, ठीक है? ये जो आपने सारे एग्जाम्पल देखे, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है आपके रेजिडेंस की कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो भी क्या नहीं है? सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी एलिजिबिलिटी दिखाता है कि आप गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल हो, दिया किसको जाएगा? जो इंडिया का सिटीजन है, पर फ्रॉड यहाँ पे भी बन सकता है, तो ये भी क्या है? सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है, तो नो लिखोगे। एविडेंस इसकी फॉर्म में आपने देख ली, एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, देन आपके पासपोर्ट, जो पासपोर्ट था उसका इंक्लूड कर दोगे। वासु जो आपने सवाल पूछा था यहाँ तक अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ है तो बोल दो फिर से। पर आपके पेरेंट्स, सुनो सुनो, 10th तो करी है ना? 10th करी है, 10th का बर्थ सर्टिफिकेट की फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं, मतलब आपकी एक्चुअल जो बर्थ डेट होती है वहीं से चेक करते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, फ्रॉड तो कोई भी, वो तो पासपोर्ट भी बन जाएगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। फिर सुनो, एक डॉक्यूमेंट तो यूज ही नहीं कर रहे हमने बोला कि इनमें से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपकी सिटीजनशिप को प्रूव कर देते हैं। स्कूल का सर्टिफिकेट है आपके पास, बनने को तो वो भी बन जाता है आज के टाइम पे, ठीक है? किसी के पास ठीक है जेब में पैसा, हुआ था फेल, उधर टॉप दिखा दिया, बन तो वो भी जाता है, पर वो क्या शो कर देगा? पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स के डॉग देखेंगे, उनकी जो स्कूलिंग रहेगी वो भी कहाँ की है? फ्रॉम इंडिया, तो उसको बेस बना लिया जाता है कि इंडियन सिटीजन है। डाइवर्सिफिकेशन, और पर पॉपुलेशन उतनी नहीं है। चाइना में तो रिजिड रूल है ना, हम डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं, वो तो फिर आइडियोलॉजी वेरी करेगी, वहां पे तो सरकार ने बोल दिया वही है। इंडिया में वो दिक्कतें आ जाती है, इंडिया बार बार बोलता है कि नहीं हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को इंश्योर करते हैं, कि अगर हमारी कंट्री में कोई जो है शेल्टर लेने के लिए भी आया है तो उनको भी हम वैल्यू करेंगे, वहां पे दिक्कत आ जाती है। तभी तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जब अमेंडमेंट्स हुई, इतने सारे प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर हुए, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो रजिस्ट्रेशन में आ गया, अगर उन्होंने बता दिया कि हम आपकी कंट्री में आए, अच्छा इलीगल इमिग्रेंट, देखो फर्जी तो कुछ भी बन जाएगा यहाँ पे, वही चीज बोल रही हूँ। पर इंडिया के अंदर ऐसे बोल रहे हैं आपकी कार्ड है, कार्ड नहीं है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इवन जब बांग्लादेश वाली प्रॉब्लम हुई थी, जब उनको फ्री करवाना था, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। कौन सा ईयर था? 1971, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आप बोलते हो। अब ये जो एनआरसी का मेंशन करा भी, असम वाला जो मेंशन करा, वो एनआरसी तभी से तो चलता आ रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो तभी से चलता आ रहा है कि हमारे पास एक्चुअल डाटा होना चाहिए कि कौन बाहर से आया है, ताकि रिसोर्सेज की बेटर एलोकेशन करी जा सके। आधार कार्ड तो उसको भी मिलेगा जो लंबे टाइम से यहाँ पे रेजिडेंस है, तो वो रेजिडेंस को इंडिकेट कर रहा है। इलीगली कोई आया है, या तो वो बता देगा या तो नहीं बताएगा, बता दिया तो उसको रजिस्ट्रेशन के अंडर रखा जाएगा, अगर नहीं बताया तो उसने इलीगल, जैसे कि आपने खुद ही बोला, फ्रॉड बनवा लिया, वो तो बनवा ही लिया है, फिर फर्क तो कुछ नहीं रहा। फर्जी बनवा लिया, वो बाद में पकड़ में आए, वो अलग केस है, फिर पनिशमेंट भी लगेगी, या तो फिर वहां पे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा उनको, या डिपोर्ट कर दिया जाएगा उन्हीं की कंट्री में। नहीं करी जा सकती, आपके पेरेंट्स इंडिया में ही है। क्या अब तो बड़े, फिर तो पिछली जनरेशन का भी नकली बना होगा। नहीं नहीं, ये तो आप वो कर रहे हो कि नहीं, इसमें से निकाल ही लेनी है प्रॉब्लम। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके भी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो तो थे ना, एक टाइम पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा होगा, रखे होते हैं पेरेंट्स ने पुराने वाले वोटर आईडी कार्ड भी संभाल के, वो इंडिकेट करेगा कि आप लंबे टाइम से इंडिया के अंदर रह रहे हो। और जो आप बोल रहे हो कि ऐसे तो जनरेशन ऑफ जनरेशन, उतने में तो आपका पीरियड ही पूरा हो जाएगा जो इंडिया के अंदर है, 11 ईयर्स वाला। हम्म
हाँ, सेकंड जनरेशन तक तो वासु कितने साल हो गए, उतने में तो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन वाला टाइम पीरियड ही पूरा हो गया, फिर तो आप वैसे भी इंडियन सिटीजन हो। तो सिटीजनशिप एक्ट के अंडर तो आगे ना। अब तो देखो, आपने खुद भी बोला कि फ्रॉड बनाया है, अगर फ्रॉड बनाया है वो पकड़ा गया है तो उसको या तो डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे या तो डिपोर्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाओ आरुष, और दूसरे कौन है, अरमान। और अगर दूसरी कंडीशन है कि उसने बता दिया था कि हम इलीगली, दो ही सिचुएशन है, अगर इलीगली बनाया एक टाइम पे पकड़ा जाएगा या तो डिपोर्ट होगा या डिटेंशन सेंटर में उनको रख लेंगे कि देखते हैं क्या करना है इनका। एंड नंबर 2, अगर लीगली बनाया था तो उनके पास ऑप्शन बन गई, रजिस्ट्रेशन के अंडर उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा।